नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्ट्रेट लाइव में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से लोगों की खुशी का माहौल आ गया है और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी में लगातार सुधार किए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार की नीतियों का असर जमीन पर भी दिख रहा है और आम जनता को राहत मिल रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा है और उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे रोजमर्रा की चीजों में कमियां निकालने में ही व्यस्त रहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का मकसद लोगों को सुविधा देना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। जीएसटी सुधार भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। मंत्री ने दावा किया है कि आने वाले समय में और भी ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं और इससे जनता को फायदा होगा। नित्यानंद राय के इस बयान से यह साफ हो गया है कि केंद्र सरकार जीएसटी सुधारों को लेकर गंभीर है और जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिए जा रहे हैं। मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत ही बड़ी राहत है और जो सस्ती चीजें होगी तो स्वाभाविक है कि घर पे, रसोई पर, जेब पे, शिक्षा पे, किताब पे, कॉपी पे, वस्त्र पे, जूता पे, मैंने सभी चीजों को जब सस्ते दर में लोगों को मिलेगी तो स्वाभाविक है कि आम जीवन पर इसका बहुत असर पड़ेगा और लोगों में इतनी खुशियां है जो त्योहार के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के माध्यम से लोगों को उपहार दिया है। लेकिन विपक्ष के लोग वो लेकिन सवाल खड़े कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि 900 मिली चुहे चलिए हज को देखते हुए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जीएसटी के माध्यम से जीवन उपयोगी चीजों का जो सस्ता वो किया गया है उस पर भी अगर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है तो अपने नासमझदारी का परिचय दे रहा है। गरीब विरोधी बयान है। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में जहानाबाद में बिहार बदलाव जनसभा करने के लिए पहुंचे हैं। शहर के गांधी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री अशोक चौधरी पर फिर से जोरदार हमला किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अशोक चौधरी ने 200 करोड़ रुपए की जो अलग अलग जमीनें अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी हैं, उनका ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। अब अशोक चौधरी जनता को बताएं कि उसमें कौन प्रॉपर्टी सही है और कौन सी प्रॉपर्टी गलत है। अगर हम गलत हैं तो कार्यवाही की जाए, जेल में डाल दें या मानहानि कर दें। अगर सही है तो फिर इस्तीफा दें और पद को छोड़ दें। उनकी पार्टी के नेता नीरज कुमार ने भी कहा कि ये जदयू की परिपाटी है कि जिन पर इल्जाम लगाकर उन्हें पब्लिक में आकर जवाब देना चाहिए। आगे उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव के मन से पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने के नए मामले में दोनों पक्षों पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव के समय इन लोगों का फिक्स मैच है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मोदी जी को गाली देंगे, वहीं मोदी जी आएंगे तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को गाली देंगे। जनता इसी में उलझ जाती है, लेकिन ये लोग बिहार के बच्चों को दूसरे राज्यों में पड़ने वाली गालियों पर नहीं बोलते हैं, ना ही बिहार से पलायन रोकने या रोजगार देने पर बोलेंगे और बिहार पर बाढ़ में भी इन लोगों ने एक शब्द नहीं बोला है। प्रशांत किशोर ने जनता से बड़े वादे करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को 2000 रुपये प्रति मासिक पेंशन, बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा और युवाओं को बिहार में ही 10 से 12 हज़ार रुपये का रोजगार मिलने लगेगा। यहाँ पर लोगों के लिए बेरोजगारी, पलायन इतना ही बड़ा मुद्दा है जितना मधुबनी, सुपौल में है और भ्रष्टाचार भी नालंदा में उतना ही है जितना दूसरे जिलों में है। तो नीतीश कुमार का गृह जिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ शराब नहीं बिक रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पुलिस में, थाना में, पंचायत में लोग घूस नहीं ले रहे हैं। इसलिए लोगों ने ये तय किया है और नीतीश कुमार को 20 वर्ष अवसर मिला है, उनसे जो बन पड़ा वो किए। अब जो नीतीश कुमार हैं वो शारीरिक मानसिक तौर पर थके हुए नीतीश कुमार हैं। अब नालंदा की जनता को दिख रहा है कि अगर इसके आगे की तरक्की चाहिए तो आपको जन सुराज चाहिए, नई व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्था चाहिए जिसमें सड़क, बिजली से आगे लोगों के बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की गारंटी हो। इसलिए लोगों को जन सुराज चाहिए।
बात करेंगे बिहार के सहरसा की, जहां महिला थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी गोविंद झा, जो आरापट्टी महिषी थाने का रहने वाला है, वह पूजा करने के बहाने पीड़िता के घर में आता जाता था। इसी दौरान उसने मौके का फायदा उठाकर पीड़िता के साथ में दुष्कर्म किया है और उसका वीडियो तक बना लिया है। इसके बाद आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता का शोषण लगातार करता रहा। लगातार ब्लैकमेल और मानसिक तनाव से परेशान होकर पीड़िता ने 20 सितंबर को आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने उसे बचा लिया है। पीड़िता के बयान के आधार पर महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का मेडिकल और काउंसलिंग भी कराया गया है। त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला थाना पुलिस ने 21 सितंबर को आरोपी को सहरसा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी जेल भेजा जा चुका है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई। राजधानी रांची में आज सुबह से कई स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की दबिश देखने को मिली है। दरअसल ये कार्यवाही जमीनी घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों को लेकर उन बिल्डरों के खिलाफ की जा रही है जो कि लंबे समय से अवैध जमीन की खरीद बिक्री के आरोप में लंबित हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी के दौरान उन्हें रांची पुलिस का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो वहीं जिले के कांके रोड स्थित कांके रिजॉर्ट, रातू रोड के सुखदेव नगर, कड्डू और अशोक नगर के दुर्गा डेवलपर्स के कार्यालय में भी टीम द्वारा रेड की गई है। इससे पूर्व में 2024 में भी जुलाई के महीने में इसी से संबंधी कार्यवाही की गई थी। रांची के कई बड़े अस्पताल और नर्सिंग होम से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को सामान्य मेडिकल वेस्ट के साथ मिलाकर फेंका जाता है और जानकारी के अनुसार नगर निगम के कर्मचारियों के मिलीभगत से ये कचरा डंप किया जाता है, जिसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट पहले भी सख्त निर्देश दे चुका है। बावजूद इसके अब तक कोई रोक नहीं लगने पर राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के प्रबंधन पर सवाल करते हुए अदालत ने अपनी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस सरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने बीते कल यानी सोमवार को इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान मेडिकल वेस्ट के निपटारे में बड़ी लापरवाही पर सख्त फैसला सुनाया है। इस दौरान अस्पतालों से निकलने वाले सिरिंज, नीडल, बोतल, मांस के टुकड़े आदि सामग्री दे के जाने पर रिम्स को खास तौर पर घेरा गया है। तो वहीं अदालत ने रिम्स प्रबंधन से ये पूछा है कि बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण आखिर कैसे किया जाता है, इसके लिए जिम्मेदार कंपनी पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है और आखिर इसका समाधान कैसे निकाला गया है। इसके अलावा सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से अदालत को बताया गया है कि बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण करने वाली कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसकी वजह से ये कंपनी ने अपना काम ठीक से नहीं किया है और इस पर अदालत ने पूछा है कि किन परिस्थितियों में बायोमेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे में मिलाया गया है और दोषियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है। बताते चलें कि अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को तय की है। झारखंड के बेरमो प्रखंड अंतर्गत फुसरो मकौली स्थित विनोद बिहारी महतो चौक में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अध्यक्षता में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 102वीं जयंती मनाई जाएगी। आपको बता दें कि झामुमो फुसरो नगर अध्यक्ष दीपक महतो के नेतृत्व में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की जयंती समारोह का विधिवत कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय सदस्य राजू महतो उपस्थित हुए। वहीं मीडिया से बात करते हुए राजू महतो ने कहा कि हर साल की तरह हम इस साल भी स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का जयंती समारोह मना रहे हैं और उन्होंने नारा दिया था, पढ़ो और लड़ो। उसका आह्वान करते हुए उनका दिशा निर्देश में चलने का काम कर रहे हैं। आगामी दुर्गा पूजा महोत्सव 2025 के मद्देनजर झारखंड के कोडरमा जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला के सभी थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में विशेष गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में पुलिस द्वारा अलग अलग चोरी की घटनाओं को अंजाम देने निकले कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कोडरमा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। सभी से अपराध स्वीकारोक्ति बयान लिया गया है, जिस क्रम में सभी अपराधियों के द्वारा स्वीकार किया गया है कि वे सभी चोरी के कांड में शामिल थे और इनके निशानदेही पर कुल 72 सामान चोरी के बरामद किए जा चुके हैं। द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा था जिसमें पुराने अभियुक्तों का सत्यापन किया जा रहा था, चाहे वो सिर्फ पार्ट 2 से हो, चाहे वो
जेल से छूटे हुए पुराने क्रिमिनल्स हों, सघन गश्ती जो है वो की जा रही थी। सभी थाना प्रभारी सीनियर अफसर्स भी जो है वो गश्ती कर रहे थे। तो इसी क्रम में जो है नवलसाही थाना में भी बहुत ही सघन गश्ती चल रही थी। तो ये एक जगह है खटोलिया, उसके पास पुलिस की गश्ती थी, तो वहां क्रेशर से कुछ लोग भाग रहे थे। उन्हें गश्ती के दल के द्वारा उनका पीछा किया गया, तो एक मोटरसाइकिल से 3 लोगों को पकड़ा गया। उनके पास से जो है चोरी के सामान जैसे रेंच वगैरह और वो सब खोलने का होता है उपकरण, ताला तोड़ने के, वो सब मिले। चोरी का सामान मिला, बैटरी वगैरह। तीनों से गहन पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि इस चोरी में अन्य लोग भी इन्वॉल्व हैं और इनके द्वारा लगातार जिले में कई जगह चोरियां की गई हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। तो वहीं इस दुर्गा पूजा के भव्य उत्सव के लिए रांची में कई भव्य पंडालों का निर्माण भी किया जा रहा है, जिनमें से एक पंडाल को दुनिया के सबसे बड़े मंदिर अंकुरवाट का प्रारूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में खास जानकारी देते हुए हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने पंडाल परिसर पहुंचकर समिति के अध्यक्ष राहुल अग्रवाल से खास बातचीत की है। अभी देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जी के इस वक्त हम बकरी बाजार स्थित भारतीय युवक संघ बकरी बाजार पंडाल में पहुंचे हैं, जहां पर आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से इस बार भव्य एक खूबसूरत मंदिर का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो बकरी बाजार स्थित पंडाल है, इस पंडाल का ये जो निर्माण किया जा रहा है, ये पंडाल दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे बड़े मंदिर अंकार कोट का प्रारूप तैयार किया जा रहा है, जो कि काफी खूबसूरत मंदिर है और उसी के प्रारूप को यहाँ पर बनाया जा रहा है पंडाल के तौर पर, जिसकी लागत लाखों में है। हम आपको इसकी लागत और तमाम जानकारियां देंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए आपको सबसे पहले बता दें, ये जो पंडाल का निर्माण आप देख रहे हैं, इस पंडाल निर्माण में काफी महीने पहले से ही तैयारियां शुरू की गई। काफी ज्यादा बड़े स्तर का पंडाल है और इसके अलावा यहाँ पर इसकी खासियत ये भी है कि आप देख रहे होंगे कि अभी अंदर में मूर्ति भी स्थापित कर दी गई है यहाँ पर। और दुर्गा पूजा की अगर बात करें तो इस बार 10 दिनों का नवरात्र लग रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें 26 तारीख को, इस महीने के 26 सितंबर को इस पंडाल का उद्घाटन किया जाएगा। बकरी बाजार भारतीय युवक संघ बकरी बाजार पंडाल की हम बात करें, जिसका उद्घाटन 26 सितंबर को होगा। आप देख सकते हैं एक नहीं कई यहाँ पर कई मूर्त नजर आ रहे हैं मंदिर पूरे पंडाल के बाहर। पूरी तरह से हूबहू अंकारकोट मंदिर के प्रारूप को यहाँ पर पेश किया गया है। हर तरह से बारीकी का काम नजर आ रहा है और तरह तरह के रंग से सजाया गया है। वाकई बहुत ही अद्भुत नजारा है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा लगभग मेले की तैयारी भी हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर फूड कोर्ट की भी तैयारियां की जा रही है, जहां पर झारखंड के पारंपरिक खान पान, चाइनीज फूड, तरह तरह के आपको खान पान आपको यहाँ पर मिलेंगे। हमारे बीच मौजूद है राहुल अग्रवाल, जो इस समिति के अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं इस बार यहाँ पर क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। जैसा कि पंडाल के बारे में हमने आपको जानकारी दी, मेले के बारे में जानकारी दी, अब अध्यक्ष बताएंगे आपको कितनी लागत के साथ इस पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। सर देखिए, लगातार 67 वर्षों से कुछ नया करने के लिए बकरी बाजार इस बार विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, जो कि कंबोडिया में अंकुरवट स्थित है, सबसे बड़े क्षेत्रफल में बना हुआ मंदिर, 1100 ईस्वी का वो विष्णु भगवान का मंदिर है, उसी को इस बार भवानी के भक्तों के दर्शनार्थ इस बकरी बाजार परिसर में भी आज तक का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बना हुआ पंडाल इस बार लेके आ रहा है। लगभग हमारे पूरा पूजा पंडाल, मूर्ति और बाकी खर्चा लेके 90 लाख के आसपास का हमारे बजट है इस पूजा का। और इस पंडाल की सबसे विशेष बात यह है कि यह पंडाल पूरी तरह आप देखेंगे, आएंगे तो ये प्राकृतिक चीजों से बना हुआ है। इस पंडाल को सजाने में साउथ का त्रिपुर मैट यूज किया हुआ है। इसके ऊपर हुगला पत्ता, कई तरह के सूखे हुए फल और फूल से इस पंडाल में नक्काशी की गई है, जो कि दर्शकों को बहुत अलग और एक अलग चीज दिखेगा। जी, शुक्रिया सर। तो आपने सुना कि लगभग 100 दिनों से लगातार कारीगर लगे हुए हैं। बंगाल से आए इन कारीगरों की कारीगरी हमने आपको बारीकी से दिखाई पंडाल के जरिए, किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर उस
रूप को, प्रारूप को दिखाया, मंदिर के प्रारूप को। इसके अलावा मूर्तियां जो यहाँ पर मंदिर के प्रारूप में पंडाल के जरिए दिखाई जा रही है, ये भी आप देखेंगे कि नवरात्र 26 सितंबर को जब उद्घाटन होगा इस पंडाल का, तो वाकई में भव्य रूप नजर आएगा। हम आपको फिर उस वक्त मिलाएंगे यहाँ की खूबसूरती से। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ रांची से नमस्कार। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के आकाशवाणी चौक स्थित मां काली मंदिर से डोंगरगढ़ दर्शन हेतु निःशुल्क बस सेवा का शुभारंभ कर दिया है। इस दौरान उन्होंने 4 बसों को हरी झंडी दिखाकर लगभग 200 श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना कर दिया है। ये सेवा काली माता सेवा समिति द्वारा पूरे 9 दिनों तक प्रतिदिन 4 बसों के माध्यम से चलाई जाएगी और मुख्यमंत्री ने समिति की पहल को सामाजिक एकता और सेवा समर्पण का प्रेरक उदाहरण बताते हुए श्रद्धालुओं को नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप लोगों को। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि काली माता सेवा समिति पिछले 10 वर्षों से जो भी श्रद्धालु हैं, जो डोंगरगढ़ माता बमलेश्वरी दर्शनार्थ जाते हैं, उनको बस सेवा उपलब्ध कराते हैं। और आज 4 बसों को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला है। और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी हैं, हमारे राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी हैं, हमारे विधायक पुरंदर मिश्रा जी, सुनील सोनी जी हैं, हमारे महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी और काली माता सेवा समिति के श्रीचंद सुंदरानी जी, भारद्वाज जी, हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सोरान जी, पार्षदगण सबकी उपस्थिति में आज बस को रवाना किए हैं। और हम काली माता सेवा समिति को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक अंतर्गत नेशनल पार्क क्षेत्र स्थित चिल्ला मरका कैंप से निकली सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। 214 बटालियन, सीआरपीएफ 206 बटालियन, डीआरजी एवं बीडीएस की टीम एरिया डोमिनेशन अभियान पर चिल्ला मरका और कांडला पड़ती के जंगली पहाड़ों क्षेत्र में रवाना हो चुकी थी और अभियान के दौरान चिल्ला मरका से करीब 4 किलोमीटर दूर कांडला दिशा की ओर जाते समय पहले नाले को पार करने के बाद 214 बटालियन की बीडीएस टीम ने 5 आईईडी बरामद कर लिए। यदि ये विस्फोटक सक्रिय होते तो जवानों के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन सतर्कता दिखाते हुए बीडीएस टीम ने सभी आईईडी को मौके पर ही सुरक्षित ढंग से निष्क्रिय कर नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। भाजपा की सरकार द्वारा बस्तर में बनाई जा रही बोध घाट परियोजना से 55 से अधिक गांव के लोग डुबान क्षेत्र में आ जाएंगे। हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो जाएंगे। वहीं ग्रामीण आदिवासी इस परियोजना के आने से बहुत ही चिंतित नजर आ रहे हैं और लगातार इसका विरोध भी जताते हुए देखे जा रहे हैं। इस संदर्भ में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैद से एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है और पूरी स्थिति से उन्हें अवगत कराया है। काफी देर तक चली इस चर्चा में कई प्रकार के विकल्पों पर भी चर्चा की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैद ने उन्हें आश्वस्त किया है कि बहुत ही जल्द ग्रामीणों के साथ एक बड़ी बैठक कर उनसे विस्तृत चर्चा की जाएगी और बोध घाट परियोजना को लेकर आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। चंगोरा भाटा रायपुर के महादेव तालाब के सामने पंचगव्य उत्पादों का सबसे बड़ा सुपरमार्केट का उद्घाटन किया गया है। देश और प्रदेश के 350 गौशालाओं द्वारा निर्मित पंचगव्य से बनी दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं एक ही छत के नीचे अब मिलेंगी। और आपको बता दें कि पंचगव्य मार्केट के संचालक गौ सेवक श्री राजा पांडे ने बताया कि हमारा लक्ष्य गौ संरक्षण को बढ़ावा देना है और गौ आधारित जीवन शैली को जन जन तक पहुंचाना है। पंचगव्य मार्ट के शुभ उद्घाटन समारोह में रिबन काटकर गौ माता की पूजा अर्चना कर मुख्य अतिथि श्री राम बालक दास महात्यागी जी, श्री विशेश्वर पटेल जी, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग छत्तीसगढ़ शासन की उपस्थिति में पंचगव्य मार्ट का शुभारंभ चंगोरा भाटा महादेव तालाब के सामने किया गया है। तो हमको अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वापस हमको प्रकृति की ओर आना होगा, पंचगव्य की ओर आना होगा। इसलिए पूरे देश में पंचगव्य मार्ट प्रारंभ करने की पहल की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ का जो पहला पंचगव्य मार्ट है आज
क्वार नवरात्रि के प्रथम दिन यह प्रारंभ हो रहा है और हमारे बेमेतरा के भाई राजा पांडे जी ने इसका एक बीड़ा उठाया है अपने साथियों के साथ में। और यहाँ छत्तीसगढ़ की जितनी भी गौशालाएं हैं उनके द्वारा जो अच्छे उत्पाद बनाए जाते हैं वो सभी उत्पादों की यह बिक्री के लिए यहाँ उपलब्ध है। साथ ही देश भर की जो अलग अलग गौशालाएं हैं जो अच्छा काम कर रही है और अच्छे उत्पाद बना रही है वो सब यहाँ उपलब्ध है। मैं लोगों से निवेदन करूँगा, अपील करूँगा कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बीमारियों से बचने के लिए हम पंचगव्य उत्पाद की ओर आए। गो आधारित अनाज और गो आधारित मसाले और जो गाय का जो घी है, शुद्ध घी, इसकी तरफ आए ताकि हम सब एक अच्छी दिशा में जा सकें। कोंडागांव जिले से लगभग 33 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नरिहा में पिछले 1 से 1.5 वर्ष से पंचायत भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में न तो उचित निगरानी की गई है और न ही मजदूरों व ट्रैक्टरों को मालिकों को अब तक भुगतान मिला है। ठेकेदार द्वारा रेती और अन्य निर्माण सामग्री ट्रैक्टर से मंगाई गई थी, लेकिन ट्रैक्टर मालिकों का कहना है कि करीब 30,000 से 40,000 तक की राशि अभी बकाया है। डीजल व अन्य खर्च भी उन्होंने खुद वहन किया है, परंतु ठेकेदार ने भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार से संपर्क करने की कोशिश के बावजूद सिर्फ टाल मटोल ही किया गया है और अब वो फ़ोन तक नहीं उठा रहा है। ये स्थिति प्रशासन की लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी को दर्शाती है। पंचायत भवन न केवल विकास का प्रतीक है बल्कि प्रशासनिक कार्यों का केंद्र भी होता है। इसका अधूरा रहना ग्रामीणों के लिए असुविधा और आर्थिक नुकसान का कारण भी बन रहा है। स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।